This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। रोज़ाना की तरह हमारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जिस तरह से हम आपके सामने पेश करते हैं, एक हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था जो ख़ास था ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स और बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर। इसमें हमारे मेहमान थे जनाब शेख मोहम्मद आरिफ साहब। और इस प्रोग्राम के बाद हमने आपसे वादा किया था कि ये एक मौजू चूँकि बहुत बड़ा है और उस पर गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा एक आम आदमी तक पहुँचाने के लिए सहल ज़बान में कि ई कॉमर्स है क्या चीज़, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात मुतवक्के हो सकते हैं और क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इससे। तो आज हस्बे वादा हम इस प्रोग्राम के अगले स्टेज पर हमने आज दोबारा ज़हमत दी है शेख मोहम्मद आरिफ साहब को, और आज हम गुफ्तगू करेंगे ई कॉमर्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। शुक्रिया। आवाम की आगाही के लिए एक ज़रा सहल ज़बान में ई कॉमर्स क्या चीज़ है, पहले तो एक मुख्तसरन आप ये बताइए, फिर इसके बाद हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। देखिए, जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में तज़किरा किया, प्राइमरीली ई कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। यानी ये कि जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट, एक तो फिज़िकल स्पेस में कॉमर्स होता है, यानी लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त मार्केट प्लेस के अंदर, और बायर्स और सेलर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी बायर्स और सेलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट कर रहे हैं वो ई कॉमर्स की। अब इसका बहुत बड़ा कैनवस होता चला जा रहा है जस्ट बिकॉज नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है। मुल्क से गैर मुल्की बायर्स को प्रोडक्ट्स पहुंचाने का और उनको ख़रीदो फ़रोख्त की ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने का मेकैनिज़म अवेलेबल हो गया है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक मार्केट में भी छोटे शहरों से बड़े शहरों में या आम कंज्यूमर तक ये रसाई पॉसिबल हो गई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। तो ये इन जनरल है। इसमें जब आप ज़रा सा तफसील में जाएंगे तो फिर आप ऑनलाइन पेमेंट मेकैनिज़म का भी तस्करा करेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे ख़रीद और बेची जा सकती है। और ये कोई नया फिनोमेना है, ये 2000 ऑनवर्ड ये चीज़ें चली आ रही हैं। अब वो स्टेज आई है कि खासी मार्केट मैच्योर होती जा रही है और दिस इज़ द राइट टाइम टू रियली टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमेना। अच्छा, देखिए, ई कॉमर्स में ज़रा मैं दो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आप ज़रा वजाहत कीजिए कि ई कॉमर्स लोकल मार्केट और ई कॉमर्स इंटरनेशनली, ग्लोबली, जी, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, प्राइमरीली तो वो लेन देन जो कि डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा है, यानी ख़रीदार भी लोकल मार्केट का है और सेलर्स भी लोकल मार्केट में हैं, तो वहाँ पे क्योंकि जुरिस्डिक्शन लोकल होती है तो प्रोडक्ट्स को पहुँचाना, प्रोडक्ट की डिलीवरी को मुमकिन बनाना, उसके पेमेंट मेकैनिज़म को हैंडल करना, ये क़दरे आसान होता है। उसमें कस्टम्स, दूसरे टैरिफ्स, लीगल इश्यूज़, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के इश्यूज़ नहीं आते। मगर जब दूसरी ममालिक से होता है तो वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी अपॉर्चुनिटी भी आती है और मसाइल भी उसमें सामने आते हैं। और उसके लिए फिर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना होता है जो दो डिफरेंट सोसाइटीज़ में एक कॉमन फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, यानी स्टैंडर्डाइजेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम तफसील से आगे डिस्कस करेंगे। मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसमें अब जैसे हम बात की है कि लोकली भी है, फिर ग्लोबली भी है ये ई कॉमर्स, तो अब ये बड़ा कॉमन लफ्ज़ हो गया, इसकी कोई सरहदें नहीं है जी। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ और अभी हैं जिन्हें अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, और अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा इसमें और मतलब क्या चीज़ है, फ़र्क क्या है इसमें ग्लोबल और लोकल में? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर इसके डायमेंशंस बता दूं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हम जब जिस फिनोमेना की बात करें उसमें क्या चीज़ें हैं जो आम ज़िंदगी में देख रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आने वाले एनवायरनमेंट को चेंज कर रही हैं। हमने इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमने नहीं किया। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ग्रो करने की? ऑप्टिमम तो अभी तो हमने इसको सरफेस ही स्क्रैच नहीं की। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक तरफ तो वो एग्जाम्पल है जो काफ़ी अरसे से लोग देख रहे हैं कि आपने वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर लेते हैं, होटल की बुकिंग करते हैं और उसकी पेमेंट के। तो ये तो वो हैं जो सर्विसेज की ख़रीदारी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की शेप और फॉर्म बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है। दूसरी तरफ
वहाँ पे आते हैं जहाँ पे फिजिकल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर हो रही होती हैं। और उसमें भी ज़रा सा हम तफसील से जाएं तो यानी एक तो बड़ा सिंप्लीफाइड मॉडल जहाँ पे बड़े लोअर टियर के ऊपर एक इंडिविजुअल भी अपनी ट्यूटरिंग सर्विसेज किसी आउटसाइड मुल्क या विद इन पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और अपनी फ़ी या रेमिटेंस और पेमेंट ले सकता है। दूसरी साइड पे यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट और ये मैकेनिज़्म भी आता है, तो वो सर्विसेज की पे आउट जो हैं वो भी मुमकिन है। इसी तरह जब क्रॉस बॉर्डर सिनारियो में आप देखते हैं तो आर्किटेक्चरल सर्विसेज हैं, किताब यानी जहाँ से फिनोमेना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था और जो बहुत ज़्यादा लैमलाइट में वो चीज़ आई थी, वो अमेज़ॉन का एग्जांपल्स हैं जो दुनिया भर में कोट की जाती थी। बुक सेलिंग के ई कॉमर्स में सबसे पहला नाम तो यही आया, मतलब जहाँ से जिसको कहेंगे बेस प्रोवाइड होना शुरू हुई, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इन सर्कुलेशन था। हालांकि सर्विसेज बहुत सारी दूसरी भी आनी नहीं। इसमें फिर इंडिविजुअल्स के अलावा लार्ज कॉरपोरेशंस या स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस परचेजेस और पेमेंट्स हैं। तो ये खासा वाइड एरिया है और इसको हम फिर ग्रेजुअली जब मवाजना करेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट में, तो ज़ाहिर है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट होती है तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क भी कॉमन रहता है। पेमेंट एक्सेप्टेंस के मैकेनिज़म्स भी लोकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कॉमन सेंट्रल बैंक से या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट या नॉन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो होते हैं। पाकिस्तान में ये फिनोमेना दरअसल डिफरेंट फॉर्म में तो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग तो हो रही है मगर वो कैश ऑन डिलीवरी यानी COD जो और आम में कहा जाता है वो चीज़ें, यानी आप जब पेमेंट ऑफ गुड्स कंडक्ट करते हैं तो पेमेंट जो डिलीवरी मैकेनिज़्म यूज़ हुआ है उसी डिलीवरी एजेंसी को पेमेंट कर दी जाती है और या एडवांस पेमेंट कर दी जाती है। मगर जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स और फ्री डिलीवरी ऑफ अगेंस्ट ऑनलाइन पेमेंट्स है, ये वो है जो अल्टीमेट आपका स्कोप है जिसके अंदर मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ होगा कॉमर्स का भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है इसका लोकल मार्केट में, अगर लोकल बाइंग की हम बात करें? जी हाँ, देखिए जो मिसिंग पीस है और जो ऑलरेडी कंडक्ट हो रहा है, अब माशाल्लाह काफ़ी ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने टेक ऑफ किया है और उन्होंने ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। इसमें थोड़ा सा मैं ज़रा तफसील में जाना चाहूँगा कि ये समझ में आ जाए कि क्या चीज़ इसके लिए बेसिक अवामिल के तौर पे काम करते हैं। वो गुड्स और वो प्रोडक्ट्स जिसको आप कैटलॉगिंग की शक्ल में, यानी किसी कैटलॉग से आपने प्रोडक्ट पिक किया और आपने कहा कि ये इस प्राइस पे अवेलेबल है, मैं ऑनलाइन जाके ऑर्डर करूं और मेरे पास वो डिलीवरी हो जाए उसकी, तो वो तो गुड्स क़दरे आसान होते हैं क्योंकि बायर कैन ऑलरेडी इस्टेब्लिश कि व्हाट ही इज़ गेटिंग फॉर, और वो वारंटी या गारंटी फॉर्म में उसके पास एक अश्योरेंस रहती है कि जो उसको गुड और सर्विसेज मिलेंगी। वो प्रोडक्ट्स जिनकी खदोखाल जो है इस्टेब्लिश नहीं हो सकती हैं, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कोई पर्सनलाइज स्टिच्ड सूट की बात करूं तो वहाँ पे तो ये मुश्किल होगा कि आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज होगा और फिर उसके बाद वो गुड्स और सर्विसेज डिलीवर होंगी। मगर अगर कोई रेडीमेड गारमेंट्स की फॉर्म में बात करूँ, ये मैं आपको सहल अंदाज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि लार्जर स्कोप जिन चीज़ों का। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन है कि आपको पता है कि इस मॉडल का या इस मोबाइल सेट को अगर मैं ऑर्डर करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली वही मॉडल डिलीवर होगा, तो वो तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान होती है। मगर जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस और वेरिएशंस की गुंजाइश ज़्यादा होती है, अगर आप कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें और वो कोई स्पेसिफिकेशन की बेसिस पे डिलीवर हो रही है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो ये वो मैकेनिज़्म है और वो पैटर्न है जहाँ पे गुड्स पब्लिश होते हैं या कैटलॉग होते हैं और उसकी बेसिस पे खरीदे। अब आ जाता है उसका पेमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट मैकेनिज़्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है वो ऑनलाइन पेमेंट का है, यानी कोई बायर किसी अननोन कोई सेलर अननोन बायर को जब वो गुड्स और सर्विसेज भेजेगा तो किस गारंटी और किस हवाले से वो भेजेगा। या तो उसके पास ये मैकेनिज्म है कि उसके डोर स्टेप पे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और देन एंड देयर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि थर्ड इंटरमीडिएटरी एजेंसी के थ्रू कोई फंड्स में रेमिट करवाऊँ और इस बेसिस पे वो फंड्स रिलीज़ किए जाएँ कि जब मुझे गुड्स मेरी सेटिस्फैक्शन पे डिलीवर हो जाएँ। तो ये मैकेनिज्म उर्फ़ आम में तो हम जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स, वो फिनोमेना के ऊपर ज़्यादा टेक ऑफ कर गया। साइमल्टेनियसली कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स भी होने लगी। ऑनलाइन पेमेंट्स डायरेक्टली बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट वहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस या बिजनेस कंसर्न्स हैं जो कि आम तौर पे लेन देन हो रही है। यानी मैं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से रेगुलरली कोई चीज़ें ख़रीदता हूँ और मेरा इतना बड़ा अकाउंट नहीं है कि मैं LC खोल रहा हूँ या कोई और चीज़ें, तो मैंने जब भी ऑर्डर किया उसके अगेंस्ट मेरी ऑनलाइन क्रेडिट हो गई या ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया गया, या
इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर दी गई। तो यहाँ पे तो वो स्मॉल बिजनेस कंसर्न या मीडियम बिजनेस कंसर्न हो रही थी। इंडिविजुअल के केस के लिए मुश्किल होता है कि आप इस्टेब्लिश करते हैं कि मैं रिपीट बाइंग कर रहा हूँ या वन टाइम बाइंग कर रहा हूँ, तो स्पेस भी बड़ी है और उसके जो उसमें अवामिल हैं उनकी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वेरी कर रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, ये मुझे बताइए कि ड्यू टू लिटरेसी, लैक ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़ इन डिफरेंट स्मॉलर सिटीज़, हम इसे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं ज़्यादा? क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसमें होंगी हमें? पहले मैं इसके 2 डायमेंशंस बता दूं। इसी ई कॉमर्स में पाकिस्तान स्पेस में 2 पार्टीज़ हैं, एक तो बायर्स हैं और एक सेलर्स हैं। बायर्स के लिए डोमेस्टिक मार्केट भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल मार्केट भी अवेलेबल। अच्छा, क्योंकि हम ट्रेडिशनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट्स और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है जो कि पाकिस्तान के यानी सेलर्स के थ्रू मिल जाए या इंटरनेशनल सेलर्स के थ्रू मिल जाए। तो रेडीनेस लेवल अगर लार्जर इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो तो फ़ौरन से लोकल कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो जाती है। मगर जब डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस अवेलेबल हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अवेलेबल करने में इसके अंदर खातिर खा मलाहिल हैं जो वो तय करने हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि इस पूरे मेकैनिज़म के अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स किन फॉर्म, यानी अगर जो लोग इंटरनेट या ऑनलाइन से वाकिफ़ हैं, एक तो ये कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जो बहुत आसान तरीका है वो इंटरनेट अवेलेबिलिटी थी जी। मगर जब पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन देखें उसमें से तो पहले वो सेगमेंट को कहें जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, तो आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी जो पॉपुलेशन मिलेगी वो यंगर जनरेशन और आपकी यंगर जनरेशन अच्छी खासी बड़ी रहेगी। मगर जब आप डिस्पोजेबल इनकम या बाइंग हैबिट्स की बात करेंगे तो फिर ये पैटर्न ज़रा सा चेंज होता है। ये मिडिल इनकम ग्रुप में या लार्जर सेगमेंट्स में जो बाइंग डिसीजंस हैं वो डिफरेंट जगहों पे हो रहे होते हैं, यानी फैमिली में जो बड़े हैं या अर्निंग मेंबर्स हैं वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। मगर जो इंटरनेट सेवी पॉपुलेशन है वो मिडिल इनकम में या लोअर मिडिल इनकम में यंगर पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड क्लास है, जिनके पास नए डिवाइसेस हैं। इंटरनेट का फिनोमेना को अगर आप देखेंगे तो ये अभी रिसेंटली ये तेज़ी से बूम अप कर रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि ना सिर्फ के अर्बन सेंटर्स में बल्कि सेकंड टियर और थर्ड टियर सिटीज़ में भी इंटरनेट की एक्सेस बड़ी आसानी से अवेलेबल हो गई। बिल्कुल। अगर आप कंप्यूटर वर्सेस मोबाइल के फिनोमेना से देखेंगे तो ये बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स मोबाइल और टुवर्ड्स टैबलेट अभी भी पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के मुकाबले में उसकी पेनिट्रेशन रेट कम है। मैं जनरल पॉपुलेशन की बात करूं, मगर मोबाइल की एक्सेस ज़्यादा है। यहाँ वो फिनोमेना फिर किक इन करता है कि लिटरेसी का रोल क्या है इसके अंदर। तो अगर आप लिटरेसी के तौर पे देखेंगे तो मैं थोड़ा सा हवाला देना चाहूँगा कि ब्रांचलेस बैंकिंग फिनोमेना, कि जहाँ पे ब्रांचलेस बैंकिंग मुमकिन हो गई है मोबाइल के थ्रू, क्योंकि वो मोबाइल अकाउंट्स के थ्रू हो गए। मगर खातिर खा ग्रोथ अभी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, कस्टमर की चॉइस के थ्रू, ब्रांचलेस के थ्रू अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं। रेमिटेंस का बहुत बड़ा शेयर है मगर बाइंग, हाँ रिसेंटली कुछ कंपनीज़ के कुछ कोलैबोरेशन के साथ एक बहुत बड़ा फिनोमेना देखने को मिला पाकिस्तान में, जहाँ पे एक रिकॉर्ड सेल जो है मुमकिन हुई है ऑन सर्टन डेट्स। ये वो ट्रिगरिंग पॉइंट था जहाँ पे मार्केट रियलाइजेशन भी हुई कि यस, डिस्पाइट लिटरेसी फैक्टर्स यानी अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स में भी ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें हैं जो करनी होंगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इस गैप को जो कि लिटरेसी और टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी की कॉम्बिनेशन की वजह से पैदा हो रही हैं उनको एड्रेस करने में हमें अच्छा, ये मुझे बताइए कि इसको अगर हम दो में बाइफरकेट करें जी ई कॉमर्स को, तो एक आम बायर के लिए इसमें क्या फ़ायदा है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक बिजनेस हाउस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी हाँ, पहले तो बड़ी सिंप्लीफाइड टर्म्स में ये बताता हूँ कि ऑनलाइन फाइंग का भी ज़रा सा मैकेनिज़्म इस तरह से है कि एक तो ये कि मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज का मवाजना करने के लिए कि व्हाट यू वांट टू बाय, वो आप फिज़िकल स्पेस पे भी जाके देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग कर सकते हैं और पसंद कर सकते हैं। मगर जब उसकी ऑर्डरिंग का टाइम आए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो एक फिनोमेना की बात है जो कि बाहर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और पाकिस्तान में भी।
अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल बायर्स के लिए ये है कि अब बायर्स के लिए पूरी वर्ल्ड स्पेस अवेलेबल है कि वो चाहे वो डोमेस्टिक ख़रीदारी कर ले या इंटरनेशनल ख़रीदारी कर ले, और ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वो चीपर ऑप्शंस और चीपर प्राइसेस पे भी अवेलेबल है। तो ख़रीदार के लिए ये ऑप्शन जो है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा हो गई है, और स्पेशली वो लोग जो कि इंटरनेट या ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स कैरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि दे कैन इंस्टेंटली बाय दोज प्रोडक्ट। ऑब्वियसली डिलीवरी मैकेनिज़्म एक अलग चीज़ है, क्योंकि डिलीवरी आप नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर या रिटेलर स्टोर से नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि ऑन साइट डिलीवरी इसकी ज़्यादा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप घर बैठे। ये फिनोमेना बड़ी तेज़ी से रिवाज पा रहा है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सिटीज़ में, जहाँ पे बड़े मॉल्स और बड़ी प्रोडक्ट्स की एक्सेस नहीं है, मगर अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है कि जहाँ पे वो उनकी वो प्रोडक्ट को तो समझ में आती है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स उनके पास नहीं है, तो वो दूसरे शहरों से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, और इसी तरह इंटरनेशनली भी। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, अभी तक तो हमने बात की कि डिलीवरी प्रॉब्लम्स और फिर पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी, हमने ये बातें की हैं। सर्विस इंडस्ट्री पे ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है कि उसमें तो कोई टेंजिबल डिलीवरी तो है नहीं आपके सामने? जी हाँ, ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम ये टच करें कि फ़िज़िकल गुड्स में तो क्योंकि अगर क्रॉस बॉर्डर ये ट्रेड हो रही है तो उसके अंदर तो कस्टम्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके टैरिफ्स भी इन्वॉल्व हैं, उनकी रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं कि वो चीज़ ख़रीदी जा सकती है। जबकि जो सर्विस इंडस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं एग्जांपल दूँगा आपको कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ देखें तो आपकी मैं इनविजिबल का वर्ड यूज़ करूँगा और फिर मैं उसकी तफसीलात दूंगा आपको कि सर्विस इंडस्ट्री या वो सेक्टर्स जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं मगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी से उनके पास ग्रोथ हुई, क्योंकि उनके पास ये सारे बैरियर्स नहीं थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टम्स में या दूसरी। मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, लीगल फर्म्स हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं कि अपने प्रोग्राम कोड्स हैं, इवन गेमिंग टेक्नोलॉजी में जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड हो सके। ये वो सर्विसेज हैं जिसमें फ़िज़िकल शिपमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है बल्कि सर्विसेज हो रही हैं या उनका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़ी तेज़ी से पिकअप कर रही हैं। इसमें आप दूसरे सेगमेंट में आप वो होटल इंडस्ट्री को भी ले सकते हैं, और मगर उसमें क्योंकि एजुकेशन को ले सकते हैं, एजुकेशन में, जी हाँ, एजुकेशन में पाकिस्तान में अभी वो परसेंटेज खासी कम है क्योंकि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है, तो डिलीवरी मैकेनिज़्म तो ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि वो स्टूडेंट है, मगर उसकी जो पेमेंट तो वो हम एग्जैक्टली ई कॉमर्स की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे, मगर हम उसको ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज़्म से जो फैसिलिटेशन हो रही है उसका तस्करा करेंगे। ई कॉमर्स के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान को आप कैसा मुल्क समझते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए इसकी प्रमोशन के लिए, और अब तक क्या किया गया है? देखिए, प्रमोशन से पहले तो मैं इसकी रेडीनेस की बात करूंगा कि पाकिस्तान को किस लेवल पे आने की चाहिए। पहले तो ये कि हम ये समझ लें कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो पाकिस्तान मार्केट में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ज़ाहिर है बायर्स तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वर्ल्ड इज़ हंग्री टू गेट बायर्स फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास अगर आप सिर्फ एक स्मॉल हाई इनकम सेगमेंट भी लेंगे तो अच्छी खासी मुल्कों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। मगर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक रिटेलर एक शॉप ख़रीदता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को करता है, उसमें रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, कैपिटल भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो तो एक स्मॉल इंडिविजुअल भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन कर सकता है एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, लिटरली अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। ये तो वो चीज़ हो गई कि जो इंडिविजुअल को बेनिफिट कर सकती है। और अगर हम उसको थोड़ा सा समझना चाहें तो हमारे पास स्टूडेंट कैटेगरी जो है वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज सेल कर सकता है थ्रू वेरियस पोर्टल। मैं इस सिलसिले में आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूँगा। यहाँ ज़रा वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं जनाब शेख मोहम्मद आरिफ साहब की बात, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। वेलकम बैक एंड लाइव वायर इन फोकस। हमारी बातचीत जारी है शेख मोहम्मद आरिफ साहब से। अरसा ब्रेक पर जाने से पहले आप ई कॉमर्स की डेवलपमेंट और पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। जी हाँ, पहले मैं आपको इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहा था कि पहले तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एज सेलर्स,
इंडिविजुअल्स के लिए और फिर बिजनेस कंसर्न्स के लिए मीडियम या लार्ज साइज एक्सपेंस। जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बड़ी क्विकली लोग उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बड़ी सहल अंदाज में, ताकि लोग उसको समझ सकें, कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई इंडिविजुअल अपनी वॉइस फाइल्स देना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑनलाइन पब्लिश करना चाहे, तो उसकी पेमेंट्स बड़ी आसानी से उनको वसूल हो सकती है। तो उनके लिए कोई लार्ज सेटअप की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पोर्टल्स के थ्रू, इंडिविजुअल वेबसाइट्स के थ्रू दे कैन स्टार्ट रिसीविंग रेमिटेंसेज और इसी तरह अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ये तो मैं बड़ा स्मॉल सेगमेंट की बात करूँ जहाँ पे क्विक स्टार्ट हो सकता है और बहुत सारी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप उसको इस तरह से एक्सपेंड करते हैं तो लॉयर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये तो बड़ी क्विकली ये एडवांटेज लेना शुरू कर सकते हैं। जो ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जहाँ पे अदरवाइज़ हमारी रसाई दूसरे मुल्कों में मुश्किल थी। मैं थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ ख़ास तौर से एम्फेसिस करूँगा कि अगर आप देखें तो टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स साल से जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वी हैव ऑल द स्किल्स वेयर वी डेवलप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड मार्केट ऑन द इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन एंड दे आर वेरी वेल रिसीव्ड। फ़र्क अगर आप उसको देखें और उसकी प्राइसिंग का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता है कि जो लार्ज कॉरपोरेशंस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स और गुड्स आप भेजते हैं उसमें आप बड़ा थोड़ी कॉस्ट उसकी रिसीव करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँगा, और ये कोई अल्टीमेट नहीं है, एक जस्ट रैंडम सैम्पलिंग की बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एट टाइम्स यू सेल अ प्रोडक्ट एट $2 to $3 अ पीस, और वो इंटरनेशनल मार्केट में शेल्फ प्राइस उसकी होती है $27 या $30। अच्छा, अब ये वो सारा डिफरेंस है जो कि लॉजिस्टिक्स तो अपनी एक कॉस्ट है उसके अंदर है, मगर वो लॉजिस्टिक्स भी इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। वो तो बाकी जो पूरी ब्रांडिंग है और इंटरनेशनल नेम की वजह से वो चीज़ आती है। अगर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उसी स्पेसिफिकेशंस और उसी कंज्यूमर की पसंद के अगर हम मुहैया कर सकते हैं तो वो हम प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ऑनलाइन कैटलॉग्स के थ्रू और ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू मार्केट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अगर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर $2 के ऊपर $5 भी आते, वी स्टिल हैव अ लॉट मोर रूम टू मेक एडिशनल इनकम। ये हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए भी काम आ सकता है और हमारे बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए भी काम आ सकता है। नॉट ओनली इन वेरी सोफिस्टिकेटेड डेवलप्ड मार्केट, बट यही प्रोडक्ट्स को हम अंडर डेवलप्ड मार्केट्स में एट वेरियस प्राइस टैग्स जो हैं हम मार्केट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट करने के हवाले से बात हुई। दूसरी चीज़ जो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर ज़ाहिर है इट्स नॉट दैट सिंपल कि जब हम मार्केट करेंगे तो इट विल नॉट बी डायरेक्टली कंपैटिबल टू दोज प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इंटरनेशनली। वो लार्ज कंपनीज जो बड़े लार्ज रिटेल स्टोर्स के ना, विदाउट नेमिंग देम, उनके पास भी जो प्रोडक्ट्स जाते हैं वही कंपनीज ऑनलाइन भी प्रोडक्ट सेल करती हैं। वहाँ पे फ़र्क ये है कि उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरनेशनल नेम। बिल्कुल, यहाँ पे हमें अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना होगा। दूसरी चीज़ जो एक हमें डिसएडवांटेज एट टाइम्स होता है कि पास प्रोडक्ट्स क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अदरवाइज आर नॉट नोन, और पाकिस्तान शायद हम ब्रांडिंग में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर हम उस तरह से नहीं है, मगर व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन एन इंटरनेशनल वेबसाइट्स और इंटरनेशनल पोर्टल्स के ऊपर, तो एट टाइम्स वो डिसएडवांटेज आप ख़त्म कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल से। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे बेहिसाब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि इफ़ दे स्टार्ट सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दे विल पिक अप लाइक एनीथिंग। सबसे बड़ी कम्युनिटी तो वो है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान से बाहर रह रही है। दे आर फेमिलियर टू दोज प्रोडक्ट्स, यानी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इसमें ज़रा सिंप्लीफाइड एग्जांपल अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो ये जो बुटीक प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी आसानी से पिक हो सकते हैं, और ये हो रहे हैं ग़ालिबन। जी हाँ, मेरा बताने का मकसद ये है कि ये वॉल्यूम्स मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ हो सकता है। जी हाँ, और जब आप इस चीज़ में थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करेंगे तो आपके पास देयर इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड देयर आर कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स का हवाले से लें कि वो उनकी रिकग्निशन भी है और आप उनको अपनी ब्रांडिंग के साथ उसको मार्केट कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी मार्केट तो अगर हम ये कहें कि हमारे अपने ही लोग जो बाहर बसते हैं जी, तो वो हमारे लिए मार्केट नहीं है। जी हाँ, मगर ज़ाहिर अगर जैसे आपने बुटीक प्रोडक्ट्स का नाम लिया है जी, तो पाकिस्तानी सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका, कनाडा, दुनिया के जिस ममालिक में भी हों,
तो वो ऑनलाइन परचेसिंग अगर पाकिस्तान के ब्रांड्स की और हमारी यहाँ से करें तो ई कॉमर्स तो मैनीफोल्ड इंक्रीज नहीं हो सकता? जी हाँ, ये तो बड़ा सिंपल फिनोमेना है कि जहाँ पे आप ये बूस्ट कर सकते हैं। और दूसरा फिनोमेना है कि टोटल यूनिवर्स ऑफ इंटरनेशनल बायर्स, उसमें तो ये हमारी पॉपुलेशन फिर भी एक स्मॉल सेगमेंट है। तो जब आप मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म वही होगा, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, डायरेक्ट मार्केटिंग की बात है या ऑनलाइन मार्केटिंग की बात है, और वेरियस टूल्स और मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में दें। इस चीज़ में जो जिस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये फिनोमेना बड़ी तेज़ी से कैचअप कर रहा है। यानी 10 साल तक तो इसके ऊपर बड़ा काम होता रहा, मगर अब जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जी हाँ, और कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में पोटेंशियल ज़्यादा है। उनके पास तो मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल थे डेवलप्ड मार्केट के पास, दे कुड हैव बॉट दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज। आपके पास ये पोटेंशियल अवेलेबल है कि आप इनको ऑनलाइन अवेलेबल करके और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करके बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, अभी आपने अपने जवाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया एक्सपोर्ट बूस्ट करने का, तो अब ये ई कॉमर्स का सहारा लेकर मतलब ये इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे लार्ज बिजनेस हाउसेस या लार्ज एक्सपोर्टर्स? ई कॉमर्स के अगर हम बेनिफिट मैक्सिमम उठाएं, इनके लिए क्या फ़ायदा है इसमें? देखिए, मेरा जवाब दो पहलुओं को एड्रेस कर रहा होगा। एक तो ये चीज़ कि फ़ायदा जहाँ तक उठाने का ताल्लुक़ है तो वहाँ तो मैंने जैसे आपको प्राइस कंपैरिजन की बात की कि ये इमीडिएटली इनके लिए पॉसिबल होगा, मगर जंपिंग फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम एक्सपोर्ट टू इंडिविजुअल सिंगल पीस एक्सपोर्ट, वो फिनोमेना में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है। ऐसे लार्ज एक्सपोर्ट हाउसेस जिनकी पोटेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है इन डेवलप्ड मार्केट, दे हैव टू हैव आइदर अ शेयर्ड वेयर हाउसिंग फिनोमेना कि आपके बल्क शिपमेंट तो वहाँ पे हो, डिलीवरी वहाँ से हो रही हो इंडिविजुअल पीसेस की, मगर ऑर्डरिंग जो किसी और मुल्क में रिसीव की जा रही हो, अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में। इसमें ज़रा जो चीज़ समझने की, कुछ कंपनीज़ ने ये चीज़ ट्राई भी की है और देयर इज़ अ फॉरवर्ड वार्निंग टू देम कि जब आप ऐसे फिनोमेनास को इस्टेब्लिश करते हैं किसी और मुल्क में और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप अंडर प्राइस प्रोडक्ट्स सेल करते हैं वहाँ पे, फिर उसकी रेमिटेंस पाकिस्तान से बाहर रुक जाती है, तो टेक्निकली आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी नहीं होता और स्पेशली टू द पाकिस्तान वो बेनिफिट नहीं हो रहा होता। जब आप लार्ज स्केल एक्सपोर्ट, स्मॉल स्केल एक्सपोर्ट में तो ठीक है, वो नेग्लिजिबल भी हो सकता है, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म जहाँ पे वो बाईपास होती है डिफरेंट। इसके रियल वैल्यू इंक्रीज जो है उस वक्त आएगा जब इसके पूरे फिनोमेना को समझा जाए, और क्योंकि हमें पहले तो वो देखनी है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स इमीडिएटली टेक ऑफ कर सकते हैं, जिसमें हमारा रेडीनेस लेवल है। एट द सेम टाइम हमें उन प्रोडक्ट्स को भी तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम इसका रियल एडवांटेज ले सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पिच करना शुरू करें और उनको सेल करना शुरू करें। अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो चैलेंजेस इसके अंदर ये हैं कि ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए इन डेवलप्ड मार्केट्स में, ताकि बल्क शिपमेंट तो उधर हो जाए और फिर इंडिविजुअल पीसेस वहाँ से शिप कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप इंडिविजुअल पीसेस की डिलीवरी कर रहे होते हैं तो वहाँ के लॉजिस्टिक्स मैकेनिज्म्स को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें देयर आर सीरीज ऑफ चैलेंजेस दैट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दे नीड टू prepare themselves for taking advantage of those challenges. एक तो सबसे बड़ा फिनोमेना ये है कि अगर वो ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे पोर्टल्स जिसके थ्रू वो मार्केट कर रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं दूसरे मुल्कों के अंदर विदाउट मेकिंग श्योर कि उनके आईपीज़ या उनकी रजिस्ट्रेशन और उनके डोमिसाइल ऑफ बिज़नेस पाकिस्तान नहीं है, तो फ्यूचर में ये सारा बिज़नेस इरोड हो सकता है दो तरीके से। एक तो ये कि टैक्स लाइबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे ये कि जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जिस कंपनी में वो ऑनलाइन पोर्टल्स उनके रजिस्टर हैं, वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी के अलावा दूसरी चीज़ें भी। दूसरी चीज़ उनको समझने की ज़रूरत होगी कि जब ऑनलाइन एक्सपोर्ट्स होती हैं और ऑनलाइन ई कॉमर्स है, तो उस WTO की भी कुछ रेगुलेशंस है उसके हिसाब से, और उसमें कंट्री टू ग्लोबल ई कॉमर्स में आएगी। जी हाँ, ये ग्लोबल ई कॉमर्स में आएगी, ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर सेल के जहाँ पे हम एक्सपोर्ट बूट करने की बात करें, तो वहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि जिन कंट्रीज़ टू कंट्री जो रूल्स और रेगुलेशन है बड़े डिफरेंट है, तो देयर इज़ अ कॉमन सेट ऑफ पूल्स ऑफ एक्सपर्टीज़ दैट शुड बी अवेलेबल टू देम, क्योंकि अगर हर कंपनी ये एक्सपर्टीज़ अपनी तौर पे बिल्ड कर रही होगी तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस और कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मार्केट में ऐसी
सर्विसेज ऑफ़र करें कि ये इंक्यूबेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस जो हैं ये पॉसिबल हो सकें एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। इसमें ज़ाहिर है एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व है, वो कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, उनको कुछ बेसिक लर्निंग आएगी किन मार्केट्स में पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कहाँ। मगर ये हैंड होल्डिंग फिनोमेना है जहाँ पे गवर्नमेंट को भी इसके सारे लवाजमात को समझने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और बिज़नेस हाउसेस को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। बिजनेस हाउस को फैसिलिटेट करने की बात आप जहाँ कह रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम ये देखें कि इससे कोई मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ कि ये जॉब ओरिएंट बनाने के लिए इसे क्या कर सकते हैं, क्या ये इसके लिए कोई खतरा तो नहीं है? देखिए अगर आप बूस्ट इन एक्सपोर्ट कहेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे ये आपके पास बूस्ट होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हाँ, दूसरा ये कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जो अदरवाइज ट्रेडिशनल फॉर्म में हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और वो बेहिसाब प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पास यानी अनएम्प्लॉयड यूथ है और एक तरफ यानी हमारे पास लेबर और रिसोर्स अवेलेबल है मगर उनके पास काम नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास यूथ है। यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले मॉडल्स एप्लीकेबल होंगे जहाँ पे इंडिविजुअल यूज हैं जिनके पास लिटरेसी अवेलेबल है, दे कैन गो ऑनलाइन एंड दे कैन स्टार्ट ऑफरिंग दोज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेसिस पे। तो देयर कुड बी अ कोलैबोरेशन ऑफ दोज small skilled labor individuals and people who can develop products and services on the specification that are sellable on international market और young entrepreneurs अपनी वो products online offer करें और online manage करें। ये तो वो phenomenon है जो दो को bridge करते हैं। ये entrepreneurship को develop करने में मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, मगर अगर आप सारी सोसाइटी को छोड़ देंगे कि ये at their own they should think around and try to figure out this, तो उसमें ट्रायल एंड एरर के अंदर हम बहुत टाइम लूज़ कर रहे होंगे। तो हमें ये चाहिए कि हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड एंटिटीज़ हैं उनकी मदद हासिल करते हुए इसको एक फ्रेमवर्क की शक्ल दें और वहाँ पे ज़ाहिर है जो इंडिविजुअली एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए भी कोई रहे मौजूद। जी हाँ, तो मैं आपसे ये बताऊँ इसके ऊपर मल्टीपल चैलेंजेस है, फ्रॉम लीगल टू कस्टम्स टू नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल मार्केट्स। उसमें फिनोमेनाज अगर आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट तो हुए मगर डिलीवरी पॉसिबल नहीं मिली, उसके चैलेंजेस अलग हैं। रेमिटेंस को उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज की आगही, जी हाँ, और इंटरनेशनल मार्केटिंग की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अभी आपने एक लीगल इश्यूज़ की बात की अपने जवाब के दौरान। जी, मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि एक ई कॉमर्स में अक्सर ये सुनने में आया है कि कुछ रॉन्ग डूइंग्स भी हुए हैं। साइबर क्राइम्स क्या चीज़ है ये, और इसकी वजह से कुछ नुकसानात भी लोगों को उठाने पड़े। तो क्या ये ई कॉमर्स इन सब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? देखिए, ई कॉमर्स का तो जैसे हमने शुरू में सबसे पहले बात की कि भाई ये वो कॉमर्स है कि जो इंटरनेशनल स्पेस में कंडक्ट हो रही है और ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है, मीनिंग कि इंटरनेट और दूसरे नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। जब नई टेक्नोलॉजीज़ को आप यूज़ करते हैं तो हर फिनोमेना, हर नए चैलेंजेस, हर नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और वो चैलेंजेस ये हैं कि अगर आपकी गिरफ्त उन ऑनलाइन मीडियम्स के ऊपर ज़्यादा है तो आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि इसके साथ थ्रेट, एसोसिएटेड थ्रेट्स क्या और उनको कंट्रोल। साइबर क्राइम के जो जनरल पब्लिक के लिहाज से मैं बता दूं कि जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट्स एक्सेप्ट होते थे वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया गया। यानी वो, मैं एग्जांपल के तौर पे बड़ी सिंप्लीफाइड में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब आप ऑनलाइन शॉप पर जाके परचेज करते थे तो आप अपना फिजिकल कार्ड प्रेजेंट करते थे। जब ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो रही है या कैटलॉगिंग होने लगी तो कार्ड नंबर दिया जाता है आपका। जी हाँ, अपरेंटली तो कार्ड नंबर होता था, मगर वो कार्ड नंबर अब्यूज़ ना हो, ऑथेंटिक यूज़र ने उसको किया और डिलीवरी इंश्योर हुई, क्योंकि एक तरफ तो आपने कार्ड प्रेजेंट कर दिया मगर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं हुई। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं और उसके साथ वो सारी स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं कि अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया या डिनाई हुआ या सर्विस या स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं कर रहा तो बायर हैज़ द राइट टू रिजेक्ट दैट ट्रांजैक्शन। वो प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी शिप कर गए और दूसरे मुल्क पहुँच चुकी हैं उनकी रिटर्न कैसे पॉसिबल हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड अ कॉस्ट एंड देन यू शुड इनकर अ कॉस्ट टू रिटर्न दोस प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं आपसे जो चीज़ शुरू में बता रहा था कि ये समझने की ज़रूरत है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड्स क्या पॉसिबल है और उनको कैसे इंश्योर कर लिया है, तो फिर आपकी रियल सेंस में एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो सकती है और आपको लॉसेस भी कम होंगे। दूसरी चीज़ जो साइबर थ्रेट की, एक तो ये है कि जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन और वो जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन बायर और सेलर के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन की वजह से रिजेक्ट हो रही है।
दूसरी वो चीज़ है कि जहाँ पे हैकिंग या और दूसरे ऐसे फिनोमेना जो हैं वो किक इन करते हैं। इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड डैमेजेस भी हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए कोवर्ट तौर पे बिजनेसेस को डैमेज करते हैं, और दूसरी साइड पे रियली सिंडिकेटेड क्राइम्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बिजनेस हाउसेस को और इंडिविजुअल्स को दोनों को प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है व्हेन दे आर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड द डूज एंड डोंट्स, यानी उनको ये पता हो कि क्या चीज़ें की जाएं और क्या नहीं की जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड की पिन या उससे पासवर्ड या उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मैं जनरल नाजरीन के लिए कुछ दो बड़ी चीज़ें सिंप्लीफाई करके अगर ये एक्सप्लेन करूँ कि एक तरफ आप फेसबुक यूज़ करते हैं एंड यू आर शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक अबाउट योर डिटेल्स एंड योर फैमिली। जी हाँ। दूसरी साइड पे आप जब इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी आपकी कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है जो आइदर इट कुड बी अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर फेसबुक साइट और सम अदर पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन। लिंक्डइन है। जी हाँ, वो इन्फॉर्मेशन को आपको गार्ड करना होता है और समझ में आना होता है कि मैं अगर वही कॉमन इन्फॉर्मेशन करूं तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसे सिंडिकेटेड क्राइम्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ज़ाहिर है जब आप नए मीडियम्स और नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो उसकी सिक्योरिटी फीचर्स को भी आपको समझना होगा। तरक्की के साथ साथ बहुत सारी डेवलप्ड मार्केट्स ने ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और पाकिस्तान और दूसरे मार्केट्स में भी, तो हमारे रेगुलेटर्स भी कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को टाइमली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपका जो सवाल था कि भाई थ्रेट लेवल क्या है या उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें एक नया फिनोमेना है ड्यूल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आप जो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करते हैं वो एक थर्ड सर्वर के ऊपर है और एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास आप उसको स्टोर करते हैं। और जब आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है तो वो वेरिफिकेशन होती है कि जो बायर ने जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और जो सेलर तक पहुंची है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और उसके अगेंस्ट फिर गारंटीज़ अवेलेबल होती हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टीज़ जो कि जिनके पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कोई परमानेंट इन नेचर नहीं है कि ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आज शेयर की जा रही है वो कल तक ये एज इट इज़ रहेगी और इसके साथ कोई रिस्क एसोसिएट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई फ्री ईमेल आईडीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपका ये पिन कोड जो है आपके मोबाइल पर डिलीवर होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि जिस तरह से हम सिक्योर रखा जाए। जी हाँ, पुरानी पहेलियाँ होती थी कि भाई शेर, बकरी और घास अगर आपको तीनों को एक साथ लेकर जाना हो समुद्र क्रॉस करना, तो उसमें वही फिनोमेना होता है कि कोई दो चीज़ों को एक साथ पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ की शक्ल में ना प्रेजेंट किया जाए। और वो एग्जाम्पल से आप एनालॉजी के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप सेकेंडरी सोर्स से कर रहे हैं और जो चीज़, क्योंकि जो दूसरी साइड पे बायर बैठा हुआ है वो उन दो फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर इस्टेब्लिश करता है कि आई एम टॉकिंग टू द राइट पर्सन, आई एम बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर अ प्रोडक्ट और अ पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अ जेन्युइन बायर। रिटेल कितनी आसान हो जाएगी इससे? देखिए, रिटेल एक डोमेस्टिक आप यूँ कह लें कि एक फैमिली को, एक खातून खाना को इससे फ़ायदा हो सकता है? जी हाँ, देखिए ये तो इट्स अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग फ्रॉम डिलीवरी ऑफ ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी टू फॉर एन इंडिविजुअल यूज़ और अ बिजनेस यूज़। सारी बात ये होती है कि बायर जो प्रोडक्ट समझ के जिस स्पेसिफिकेशन पे ऑर्डर दे रहा है और जिस स्पेसिफिकेशन पे वो डिलीवरी हो रही है, आर दीज टू सेम इन द सेम लाइन। अगर वो स्पेसिफिकेशन मैच कर रही हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होगा और रिजेक्शन ऑफ गुड्स भी नहीं होंगे। और दूसरा फिनोमेना ये इन्वॉल्व होता है कि भाई इज़ देयर अ थर्ड एजेंसी विच कैन इंश्योर कि अगर वो गुड्स और सर्विसेज जो मैंने ऑर्डर की और जिसकी पेमेंट मैंने ऑलरेडी सरेंडर की है उसके अगेंस्ट वो गुड्स और डिलीवरी नहीं आएगी तो फिर मेरा फॉल बैक क्या अरेंजमेंट क्या होगा। तो ये दोनों अरेंजमेंट जो है साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने एक लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बिल्कुल कॉमन आदमी को जो इतना ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं है, एक घरेलू खातून खाना को इसकी आगाही के लिए क्या करना चाहिए और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप इसे बिल्कुल रॉक बॉटम पर आप ले आए कि एक
कॉमन आदमी को? देखिए, हर प्रोडक्ट और हर वो सर्विस बड़ी तेज़ी से पिकअप कर जाएगी जो एंड कंज्यूमर को सामने रखते हुए, अगर उसको कोई ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत है और मास्टर्स करने की ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो वो फिर पॉसिबली टेक ऑफ नहीं करेगा। और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कैसा है? इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी हैव सो मच टू ऑफर एंड सो मच बायर्स हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द सेम से। तो अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक फिनोमेना से में ही उसको कंसिडर करें तो इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। जी, डोमेस्टिक की बात। जी हाँ, और स्पेशली वो कंपाउंडिंग बेनिफिट उस वक्त होगा जब हमारे मोबाइल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से, यानी मोबाइल पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो ट्रूली टेक ऑफ करेगा बाय बाइंग एंड सेलिंग। अभी तो हमारी रेमिटेंस और फंड ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मगर जिस वक्त वो बाइंग के लिए इफेक्टिवली यूज़ होना शुरू होगा, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब। यकीनन आपकी गुफ्तगू से हमारे नाजरीन फैज़याब हुए होंगे और गो के मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और मुझे यकीन है कि आपकी इन गुफ्तगू से, आपके जवाबात से हमारे नाजरीन फैज़याब हुए होंगे। नाजरीन, आज के मसाइल के बारे में कितने अर्स से पहले अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि हमें आईने नौ से नहीं डरना चाहिए, हमें तर्ज़ कोहन पे अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल कठिन यही है कौमों की ज़िंदगी में। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।